आप सभी दर्शकों का उपसंहार न्यूज पर स्वागत करता हूं। आज हम ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू कराएंगे जो कि पिछली बसपा सरकार में एक रसूखदार कैबिनेट मंत्री रहे हैं, जिनके फॉलोअर और जनता उन्हें एक मिनी मुख्यमंत्री के रूप में भी जानती रही है, जिन्होंने स्वयं को पिछड़ों, दलितों, शोषितों के मसीहा के रूप में एक राजनेता के रूप में स्थापित किया है, जो कि आज के इस चुनावी समय में 2022 में अपनी जन अधिकार पार्टी के माध्यम से इस चुनावी मैदान में हैं। माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी, आदरणीय, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूं मैं आपके पार्टी दफ्तर आज जन अधिकार पार्टी कार्यालय लखनऊ में आया। मैंने आपका नारा देखा, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो मैं अपने सम्मानित दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि सन 1984 में जब मान्यवर काशीराम जी के माध्यम से बसपा का उदय हुआ, तब 90 के दशक में भी इस तरह के नारे लगे थे। वोट से लेंगे पीएम सीएम, आरक्षण से लेंगे एसपीडीएम, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। तो बाबूजी, मेरा पहला सवाल आपसे यह है, आप काशीराम जी के शिष्य रहे हैं, उनके साथ आपने काम किया है, बसपा सरकार में आप एक कद्दावर मंत्री रहे हैं, अपने समाज को आपने संगठित कर बसपा का संगठन तैयार कराया, बसपा की सरकार बनाई। अब 2022 में आप अपनी खुद की पार्टी जन अधिकार पार्टी के माध्यम से चुनावी मैदान में, तो क्या आप जो लड़ाई की बात 90 के दशक से अभी तक कर रहे हैं, क्या आप 2022 में आपको पूरी होती दिख रही है? देखिए, हम महात्मा फुले, छत्रपति साहू जी महाराज, बाबा साहब अम्बेडकर और मानवर कांशीराम साहब को मानने वाले लोग। हम जो हमारे महापुरुषों की विचारधारा थी, फुले साहू अम्बेडकर और मानवर कांशीराम जी की, उसी को लेकर के हम आगे चल रहे हैं। और हमें पूरा भरोसा है कि उस विचारधारा के साथ चलने में इस देश का जो बहुसंख्यक समाज है, इसको हम दलित पिछड़ा अक़लियत कहते हैं, जिनको आज़ादी के बाद संविधान को लागू होने के 70-72 साल बाद भी हक हिस्सा नहीं मिला, अगर हम उनके विचारों पर चलेंगे और इकट्ठा होकर के अपना वोट एक जगह इस्तेमाल करेंगे, तो निश्चित तौर पर हमें सफलता मिलेगी। देखिए, उनका नारा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इसको लोग नारा लगाते रहे, लेकिन इसको समझा बहुत कम लोगों ने। हम जब से पार्टी हमने जन अधिकार पार्टी बनाई, पहले दिन से इस बात को हम लोगों ने कहना शुरू किया कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हर क्षेत्र में, खाली सरकारी नौकरियों में नहीं, प्राइवेट सेक्टर में, धंधा रोजगार में, ठेके पट्टे में, जो विकास के लिए दिल्ली से लखनऊ से पैसा चलता है, तो उसी हिसाब से उनकी बस्तियों में उसी हिसाब से वो विकास के कार्य कराए जाए। हर क्षेत्र में हिस्सेदारी, भागीदारी हो। इसके लिए ज़रूरत है कि भारत की जाति की जनगणना, अनुसूचित जाति की हम जनगणना कराते हैं, माइनॉरिटी की जनगणना है, ओबीसी की जनगणना हम नहीं कराते। तो क्या आप उत्तर प्रदेश में जाति जनगणना के पक्षधर हैं? हम जाति जनगणना के पक्षधर पूरे देश में हैं। उसकी जाति जनगणना हो तो पता चले कि किसकी कितनी आबादी है, तभी तो उसे हिस्सा मिलता है। लेकिन जब तक अभी 27% आरक्षण मिला है, वैसे पुराने डाटा के हिसाब से तो 52-54% पिछड़ी जाती है, लेकिन जब तक 27 मिला है तो 27 में ही सबको मिल जाए, वो भी नहीं मिल पा रहा पूरा। जहां तक अभी उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करी जाए, तो यहाँ पर राजनीति में जाति हावी होती दिख रही है। और आप कुशवाहा मौर्य शाक्य सैनी समाज से आते हैं, जो कि एक उत्तर प्रदेश में बड़ा वोट बैंक है, जिसे कोई 14% आंकता है तो कोई 16% आंकता है। तो बाबू सिंह कुशवाहा इस समय सभी पार्टियों के लिए मुझे जरूरत बनते दिख रहे हैं। पहले आपकी सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से गठबंधन को लेकर चर्चाएं रहीं, फिर जब स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के समाजवादी पार्टी का दामन थामा, तो भाजपा के ड्रेनेज कंट्रोल के लिए उत्तर प्रदेश के उनके जो प्रभारी हैं धर्मेंद्र प्रधान जी के माध्यम से आपसे बातचीत की भी चर्चाएं रहीं, लेकिन कहीं इस पर गठबंधन की कोई बात ऐसी बन नहीं पाई है। उसका क्या कारण रहा? देखिए, हमारे 3-4-5 महीना पहले समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं से मुलाकात हुई थी। बीजेपी में कोई ऐसी बात हमारी हुई नहीं।
बाबू सिंह कुशवाहा की जरूरत किसी को नहीं है। मौर्य कुशवाहा साख शैली की ओट की जरूरत है। ओट मिल जाए, हक हिस्से की बात नहीं करें। खाली वोट मिल जाए ये दिखाने के लिए कि आपका नेता ये है, तो उसके नाम पे हमें वोट मिल जाए, हक हिस्सा न दें। क्योंकि बाबू सिंह कुशवाहा जन अधिकार पार्टी हक हिस्से की बात करती है, अधिकार की बात करती है, तो वो अच्छा नहीं लगता किसी पार्टी को, ना तो समाजवादी पार्टी को, ना तो भारतीय जनता पार्टी को, ना किसी पार्टी को। वो तो पार्टी चाहती है कि उनका वोट मिल जाए, वोट में वो सरकार में पहुँच जाए और फिर वो अपने मन मानी करें। बाबू सिंह कुशवाहा कहता है कि भाई हम तो हिस्सेदारी की बात करेंगे, भागीदारी की बात करेंगे, तो वो सोचते हैं कि टिकट की भागीदारी, मंत्री बनाने की भागीदारी। बात टिकट और मंत्री बनाने से नहीं है, एमएलए बनने से नहीं है। हमारे बच्चे भी पढ़े लिखे, अगर सिपाही की, दरोगा की, लेखपाल की, पंचायत सेक्रेटरी की, तहसीलदार की, नायब तहसीलदार की, एसडीएम की भर्ती निकलेगी, तो मौर्य का भी बच्चा हो, निषाद का भी हो, पाल का हो, कश्यप का हो, लोधी का हो, और जो बहुत सारी जातियां उनको भी हिस्सा मिले। लेकिन ये बात लोगों को अच्छी नहीं लगती। कहते हैं कि बीजेपी को हराना है, तो बीजेपी के खिलाफ में तो कहते हैं ये बात छोड़ो, बीजेपी को हराना है तो हमको वोट दो, और अगर हम आपको वोट देने को न तैयार हो तो कहते हैं कि लगता है आप बीजेपी को जिताना चाहिए। हम ऐसा माने तो वो ऐसी बातें करने लगते। बीजेपी कहती है आप हिंदू हो तो हमें वोट दे दीजिए। हक हिस्से की बात मत करो। 5 किलो अनाज दे लीजिए, कॉलोनी ले लीजिए, गैस सिलेंडर चूल्हा ले लीजिए, ना बच्चों के रोजगार की बात करिए, न शिक्षा की बात करिए, न हक हिस्से की बात करिए। तो दोनों तरफ समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक सिक्के के दो, तो कुछ देना नहीं चाहिए। 2017 में मौर्य समाज के 2 बड़े चेहरे भारतीय जनता पार्टी के साथ थे और उन्हें प्रचंड बहुमत मिला था, और जिसमें लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने भाजपा छोड़ दी है, सपा में आ गए इस समय, और एक महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य जी भी समाजवादी पार्टी के साथ हैं। तो आप भी इस समाज के एक बड़ा चेहरा है, तो आपको क्या लगता है 2022 के चुनाव में कुशवाहा मौर्य साथ समाज किसके साथ जा रहा है और क्यों? ये कोई डिस्कशन का मुद्दा नहीं है, माइक थोड़ा और पास, बातचीत की जरूरत भी नहीं है। मैं ऐसा मानता हूँ कि हम लोगों ने पिछड़ा और दलित अक़लियत के लिए, उसके हक अधिकार के लिए हमने जन अधिकार पार्टी बनाया है। तो कोई मौर्य साथ कुशवाहा सैनी के लिए हमने नहीं बनाई अकेले, हमने सबके लिए बनाई। जो पिछड़े हैं, जो दलित हैं, जो अक़लियत हैं, जिनको आज़ादी के बाद हक हिस्सा नहीं मिला, वो किसी भी समाज का हो, उसके लिए हमने जन अधिकार पार्टी बनाई। हम कोई एक जाति विशेष के लिए नहीं काम कर रहे हैं। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि जिन लोगों को लग रहा है कि हमें हक हिस्सा जन अधिकार पार्टी के माध्यम से मिलेगा, वो हमारे साथ। हम लोगों ने, ओवैसी साहब ने, बावन मेश्राम जी ने, हम लोगों ने मिलकर के भाग्यजाति परिवर्तन मोर्चा बनाया। उसका मुझे ओवैसी साहब ने, बावन मेश्राम साहब ने कन्वीनर बनाया, संयोजक बनाया। हम अभी तक उसमें 6 दल हैं, और परिवर्तन मोर्चा बावन मेश्राम जी बनाए हैं, उनके साथ कुछ दल हैं। तो बावन मेश्राम साहब, ओवैसी साहब, रामचंद्र कश्यप जी, रामधनी बिंद जी, कमलेश चौहान जी और हमारी जन अधिकार पार्टी, इतने लोगों ने, हम लोगों ने भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाया है। और हमें पूरा भरोसा है कि भागीदारी परिवर्तन मोर्चे को पूरे प्रदेश की जनता, चाहे वो मुसलमान भाई हो, चाहे वो अदर बैकवर्ड हो, चाहे वो दलित समाज के साथी हो, बड़े पैमाने पर उनका समर्थन मिलना है हमको, और हम लोग जीतेंगे। आपने ये तीसरा मोर्चा जो भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का गठन किया है, आपके इस मोर्चे के गठन से पूर्व जो उत्तर प्रदेश की राजनीति के 2 ध्रुव नजर आ रहे थे, एक समाजवादी पार्टी गठबंधन का, एक भारतीय जनता पार्टी गठबंधन का। आपने इस तीसरे मोर्चे के गठन से, आप इसके कन्वीनर भी हैं, तो इस लड़ाई को आपने त्रिकोणीय करने का प्रयास किया है। क्या ऐसा संभव होता दिख रहा है आपको? नहीं, हमने प्रयास नहीं किया है। जहाँ एक भारतीय जनता पार्टी की असली लड़ाई भागीदारी परिवर्तन मोर्चा से ही हो, और कोई नहीं होगा लड़ाई में। सब लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अगर हमें ब्लफ दिया, महंगाई बढ़ाई, 2 करोड़ रोजगार नहीं दिया, 15 लाख रुपया नहीं दिए, बहुत सारे वादे भारतीय जनता पार्टी ने किए थे, नहीं दिए। तो जब वो 5 साल पहले समाजवादी पार्टी के कार्यकाल को याद करते हैं, तो उन्हें भी पता है कि वोट तो पिछड़ों के नाम पर, धर्मनिरपेक्ष बेंच के नाम पे गया, लेकिन मिला कुछ नहीं। ना कानून व्यवस्था सही है, लोगों की जमीन में कब्जा होता है, मारपीट होती है। तो दोनों सरकारों को लोगों ने देखा है,
वो दोनों से अजीज आ गई। ना लोग सपा को पसंद करते, ना भाजपा को पसंद करते। न हमारा ऐसा मानना है, हम ज़्यादा भी सोच सकते हैं, लेकिन हमें जो अपने लोगों से रिपोर्ट मिलती है कि लोग तीसरे मोर्चे के रूप में एक विकल्प के तौर पर भागीदारी प्रवचन मोर्चा को देख रहे हैं और हमको समर्थन मिलेगा। आपका मोर्चा देखने में एक बड़ी पार्टी के तौर, अगर एक पार्टी के तौर पे देखा जाए तो एक बड़ी पार्टी की तरह लगता है, जिसमें कि गैर यादव ओबीसी लगभग 40%, मुस्लिम भी लगभग 20% और दलित भी लगभग 20% के आसपास है। तो ये अगर इनका एक आंकड़ा निकाला जाए तो लगभग 80% या उसको भी पार कर रहा है। तो इसमें से कितना परसेंटेज वोट आपके इस मोर्चे को मिलेगा और आप ऐसा क्यों कहते हैं? देखिए, हम ऐसा मान रहे हैं कि इस 80% में हम ये मान के चलते हैं कि 40% वोट बच जाएगा, लेकिन उसके बाद भी 40% में हम रहेंगे, 40% से कम में नहीं रहेंगे। तो सरकार बनाने के लिए तो 32 से 35% की जरूरत है। तो आपके हिसाब से तीसरे मोर्चे की सरकार आ गई है, आपको लगता है बैरिस्टर ओवैसी साहब के साथ आने से मुस्लिम वोटरों का भरोसा आपकी जन अधिकार पार्टी और आपके गठबंधन पर पड़ेगा? देखिए, असदुद्दीन ओवैसी साहब जो AIMIM के सदर हैं, प्रेसिडेंट हैं, देश के नेता हैं, उनकी एक साफ सुथरी छवि है, बैरिस्टर है, शायद कोई पढ़ा लिखा हो उनके बराबर, और जो वो बात कहते हैं उस बात का कोई काट नहीं, और जिस दमदारी से वो दलित और पिछड़े की और अकलियत की बात उठाते हैं शायद कोई उठाता। वो भी तो हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, हम भी हिस्सेदारी की बात करते हैं। हमारा मुद्दा ही हिस्सेदारी का है। मुसलमान को हिस्सा मिले आबादी के हिसाब से, दलित को हिस्सा मिले, पिछड़े को मिले, अपर कास्ट को भी हिस्सा मिले, सबको आबादी के हिसाब से हिस्सा मिल जाए, निश्चित तौर पर हम जीतेंगे। आपके गठबंधन के एक बड़े नेता जो एक बहुजन क्रांति के रूप में भी जाने जाते हैं, वामन मेश्राम जी, आपको क्या लगता है, जैसे कि आपने उनके साथ गठबंधन किया है, तो कितना दलित वोट आपके गठबंधन के साथ आ रहा है? देखिए, उनका संगठन पूरे ऑल इंडिया में काम से और बहुत दिनों से मेहनत कर रहे हैं, समाज के लिए समर्पित हैं और बहुत उनके फॉलोअर हैं, बहुत उनके समर्थक हैं, अच्छी उनकी साख है और अच्छे लोग उनके साथ हैं। ऐसी ही मूवमेंट से एक पार्टी निकली थी, बहुजन समाज पार्टी, जिसमें आप भी रहे थे, जिसमें इसी लड़ाई से, इसी मूवमेंट से उन्होंने 4 बार सत्ता भी हासिल करी और बहन मायावती जी उसमें मुख्यमंत्री भी रहे, आप भी उस सरकार में मंत्री रहे। जो बहन जी स्वयं एक बौद्ध धर्म को मानने वाली रही, लेकिन इस चुनावी समय में वो कहीं ना कहीं ब्राह्मणों को लुभाते हुए त्रिशूल से शंखनाद कर रही हैं। तो ऐसा क्या वजह रही जो उन्हें इस तरह से करना पड़ा, और क्या इससे उनका दलित बैंक उनसे छिटकेगा? देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने रिपब्लिकन पार्टी बनाई और बाबा साहब ने रिपब्लिकन पार्टी बना के खड़ा की और रिपब्लिकन पार्टी बड़ी तेजी से ग्रो की। बाबा साहब अम्बेडकर के जैसे बाबा साहब अम्बेडकर थोड़ा कमजोर हुए तो रिपब्लिकन पार्टी में जो साथी काम कर रहे थे वो रिपब्लिकन पार्टी को कमजोर कर। अगर हम रिपब्लिकन पार्टी को देखेंगे और फिर बहुजन समाज पार्टी को देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ नजर आएंगी। तो एक दिन 2002-03 में एक जहाँ पर मानव काशीराम विश्वनाथ उत्पन्न बना स्मारक बना, वहाँ एक बार रैली हो रही थी। तो उस रैली का ध्यान है, उन्होंने पीछे देखा, मुड़ के मंच में ऐसे, पहले कुछ फोटो लगा करती थी, प्रतिमाएं लगती थी, फुले की, शाहू की, बाबा साहब अम्बेडकर की, पेरियार की, फुले यादव की, बहुत सारी 5-7 फोटो लगती थी। वो फोटो सब गायब थे। बाबा साहब अम्बेडकर ने रिपब्लिकन पार्टी, मानव कांशीराम जी ने रिपब्लिकन पार्टी का उदाहरण दिया और उन्होंने कहा कि मुझे भी अब उत्तर प्रदेश में ऐसा लगता है कि कहीं बहुत जल्दी के चक्कर में तेज और जो हमें थोड़ी बहुत सफलता मिल रही है वो आने वाले समय में चली नहीं जाए। ठीक है, तो रिपब्लिकन पार्टी को हम देखते हैं और BSP को देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें संलग्न नजर आती हैं। इतिहास अपने आप को दोहराता है। अब इससे ज़्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहता। अच्छा, अभी 69,000 शिक्षक भर्ती बहुत चर्चा में रही, अभ्यर्थियों ने उसके लिए प्रदर्शन किया, अभ्यर्थियों के अनुसार इसमें आरक्षण को लेकर बड़ा घोटाला हुआ, प्रदर्शन में अभ्यर्थियों को चोटें भी आई, मामला कोर्ट में गया।
चुनाव को देखते हुए सरकार उसको भी डैमेज कंट्रोल में कहीं ना कहीं से उस पर भी काम कर रही है। इस आंदोलन को देखते हुए जो और आरक्षण को लेकर आप योगी सरकार को किस तरह से कटघरे में खड़ा करते हैं? देखिए, आपने तो 69,000 शिक्षक भर्ती का देखा, इसमें सारा रिजर्वेशन खा सरकार ने खा। जितनी भर्तियां हुई हैं किसी भी पद में, वो सब ओबीसी का शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन ना के बराबर दिया है। ओबीसी को तो दिया ही नहीं। रिजर्वेशन के खिलाफ बीजेपी पहले से भी उसकी विचारधारा है रिजर्वेशन के खिलाफ। तो बीजेपी हम लोगों के हित में नहीं है, लेकिन बीजेपी के साथ साथ समाजवादी पार्टी भी हमारे हित में है। अब समाजवादी पार्टी पर आप सवाल नहीं करना चाहते, क्योंकि वर्तमान में रूलिंग पार्टी बीजेपी है, उसी पर टिके हुए हैं। हमारा ये कहना है कि समाजवादी पार्टी उससे कम खतरनाक नहीं, उससे ज़्यादा खतरनाक है। समाजवादी पार्टी पर भी आरोप लगते रहे समय समय पर कि पिछड़ों में सिर्फ एक वो जाति विशेष के लिए काम करती रही है। समय समय पर अलग अलग तरह की सूचियां वायरल होती रही हैं कि इसमें से इतने विशेष जाति के रहे। तो क्या इस तरह की दावों में कुछ सच्चाई भी है? भी आप पत्रकारिता जगत में हैं, जब अनिल यादव चेयरमैन थे लोक सेवा आयोग के, आप देख लीजिए यहाँ जो भर्ती हुई हैं उसको देख लीजिए आप। हम यही चाहते हैं कि देखिए, समाजवादी पार्टी चाहती तो एक अच्छा नेतृत्व करती, पूरे देश का नेतृत्व करती पिछड़ों का, लेकिन वो पिछड़ों के नाम पर और धर्मनिरपेक्ष के नाम पे वोट तो वो ले लेते हैं, लेकिन उनका जो 4 बार का रिकॉर्ड है, ऐसा है नहीं कि वो सब लोगों के नेता हैं, सब लोगों की पार्टी है, सब लोगों के मुख्यमंत्री। अखिलेश जी भी लेकिन कुछ आप ही के नारे से सहमत होते दिख रहे हैं, मंच पर भी इसी नारे की बात कर रहे हैं वो। तो क्या वो आपको इस नारे को चरितार्थ करते हुए दिखेंगे आप अपनी सरकार में? ये नारा तो हम जब से लगा रहे हैं, तो थोड़े दिनों से उन्होंने भी शुरू किया। राज्यसभा में मैंने सुना कि जो प्रमुख महासचिव हैं श्री राम गोपाल जी, वो भी बोले, लेकिन इस नारे को मानेंगे कितना, ये भी तो है। इस नारे को मानेंगे कितना, ये देखने को बाद ही पता चलेगा। अच्छा, आपकी जन अधिकार पार्टी और भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का घोषणा पत्र या 5 प्रमुख ऐसे क्या कार्य रहेंगे जो आप सरकार आने पर प्रमुखता से करेंगे? किसान को खाद बीज सस्ते, सिंचाई फ्री, छोटे दुकानदार और किसान के कर्जे माफ, उसकी फसल की सही कीमत, एमएफपी पर न्यूनतम समर्थन मूल्य जो सरकार मूल्य निर्धारित करेगी, ना प्रदेश देश की सरकार करे तो प्रदेश की सरकार करेगी। उनकी जो लागत है, खाद बीज है, सिंचाई है, बिजली है, लागत के बाद उसमें उनकी मेहनत का वो जोड़ करके, उसके बाद बोनस कुछ फायदा जोड़ करके उसकी फसल की कीमत दी जाएगी, गन्ने का कीमत का भुगतान किया जाएगा। एक समान शिक्षा पद्धति, हमारे देश में 2 ही शिक्षा दी है, प्राथमिक विद्यालय में अलग पढ़ाया जाता है, प्राइवेट पब्लिक स्कूल में अलग पढ़ाया जाता है। बड़े आदमी का बच्चा हम चाहते हैं पढ़ ले अच्छे स्कूल में, इसी में बैठ। गरीब का बच्चा बेचारा प्राइमरी में पढ़ ले, लेकिन किताब एक हो, पाठ्यक्रम एक हो, ताकि जब वो कंपटीशन में बैठे तो उसे कहने का बच्चे को मौका ना मिले कि मैं हिंदी मीडियम सीबीएसई नहीं पढ़ा है, सीबीएसई ऐसी अच्छे पढ़ा है, मैं यूपी बोर्ड पढ़ा। एक समान शिक्षा पद्धति, अनिवार्य शिक्षा और फ्री शिक्षा, कानून व्यवस्था सही, मजदूरों को उचित सम्मान, उचित मजदूरी, काम सबको, बच्चों को रोजगार, पढ़ाई का वातावरण तैयार हो बढ़िया, और गरीब को स्वास्थ्य। आजकल पार्टियों ने एक चलन लाया है, मुफ्त मुफ्त मुफ्त, कोई मुफ्त बिजली की बात कर रहा है, तो कोई कह रहा हम 1500 देंगे, कोई कह रहा हमारी सरकार आएगी तो 3 महीने में इतना देंगे। क्या आप इस तरह से पक्षधर हैं या आप भी कुछ इस तरह की घोषणा करते हैं? देखिए, सरकार जो मुफ्त देगी तो लाएगी कहाँ से पैसे? आपसे ही टैक्स लेंगे ना, हमसे ही टैक्स लेंगे। सरकार ने 3000 का गैस सिलेंडर और चूल्हा, और जब दिया तो 350 का गैस भत्ता, और अब 1000 का भत्ता। एक साल में 12 तो लग जाते हैं ना सिलेंडर, 650 महंगा हुआ तो 12 छंग 72 और 600 7800 रुपया लिए, 3000 दे के 7800 आपसे ले लिए, 6000 रुपया दिया किसान। 1 लीटर डीजल में 56 रुपया लगता है टैक्स, 1 लीटर डीजल में 56 रुपया टैक्स लगता है। 6000 दिया, 60000 ले लिया। आप जो भी सरकारें देंगी आपको, वो पैसा कहाँ से पाएंगे? हमारा देश ऐसा है कि अगर आपका बच्चा एक दिन का बीमार हो जाए तो 1 रुपया की दवा पे 1 रुपया टैक्स सरकार का।
आप जो मोटरसाइकिल चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, जीपे चलाते हैं, 100 रुपया का टैक्स, 120 रुपया टैक्स। अभी तक 5% कपड़ों में आपके टैक्स था, 12% टैक्स है जूतों और कपड़ों में। तो सरकार लेती तो सवाल। हमारे देश का कोई गरीब से गरीब आदमी जिसके पास खाने को नहीं, वो भी टैक्स देता है। कोई चीज ऐसी है ही नहीं जो बिना टैक्स के न मिलती। एक अंतिम प्रश्न आपसे, आपने जो समीकरण बनाया है अभी, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, तो क्या आप कहीं ना कहीं भविष्य में 2022 में आप अपने को माननीय काशीराम जी के उत्तराधिकारी के रूप में देखते हैं? नहीं, मेरा ये लेवल नहीं है कि मैं उनका उत्तराधिकारी बनूंगा, लेकिन मैंने उनसे सीखा है, उस रास्ते पर मैं चलने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको और आपकी पार्टी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये रहे श्री बाबू सिंह कुशवाहा जी, जिन्होंने अभी बेबाकी से अपने मुद्दे और हमारे सवालों का जवाब दिया।